मेरी बहन ने मेरी आईडी फोटो का इस्तेमाल करके ऑनलाइन लोगों को कैटफिश किया। उसका असली इरादा किसी क्यूट लड़की को फंसाने का था, लेकिन अनजाने में उससे भी बड़ा शिकार हाथ लग गया। उसने उस लॉ मेजर, बेहद ठंडे स्वभाव और खतरनाक बैकग्राउंड वाली खूबसूरत का चिंग युएन को फंसा लिया। जब का चिंग युएन ने मेरी फोटो देखी तो उसे लगा कि उसकी इंटेलिजेंस का अपमान किया गया है। उसी रात उसने कन्फेशन वॉल पर पूरे कैंपस के लिए एंटी फ्रॉड वांटेड नोटिस पोस्ट कर दिया, बिल्कुल बेरहमी से। कैंपस वाइड एंटी फ्रॉड वांटेड नोटिस। ये इंसान एआई जनरेटेड फोटोज का इस्तेमाल करके लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है। ऐसा चेहरा असली दुनिया में हो ही नहीं सकता। ये पूरी तरह फोटोशॉप्ड है। जो भी कोई सुराग देगा उसे बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। किसी ने कमेंट किया, मिसी इतनी जल्दबाजी मत करो, अगर ये फोटोशॉप्ड न हो तो, अगर ये सच में उसका भाई हो तो। सिया चिंग युएन ने पूरे यकीन से जवाब दिया, इम्पॉसिबल, किसी असली कैंपस में ऐसा चेहरा मिल ही नहीं सकता। बहन का कर्ज भाई चुकाएगा। साइंड अग्रीमेंट लेकर कल जिम में मुझसे मिलना, नहीं तो अपना सामान बांधकर यहाँ से निकल जाना। अगले दिन बास्केटबॉल गेम से पहले उसने मुझे देख लिया। वही इंसान जिसका चेहरा उस कथित इम्पॉसिबल गॉड लाइक फेस से बिल्कुल मेल खाता था। यिंग युएन ने तुरंत अपना फोन निकाला और पोस्ट एडिट कर दी। अर्जेंट, माई सिस्टर इन लॉ सीम्स सो स्केयर्ड ऑफ मी, शी वांट्स टू ड्रॉप आउट, हाउ शुड आई साइन दिस अग्रीमेंट टू मेक हिम स्टे, वेटिंग ऑनलाइन, इट्स प्रिटी अर्जेंट। तैंग, हम बॉय गर्ल ट्विंस हैं, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस बेहद असमान तरीके से बंटी थी। ऐसा लगता है कि माँ के पेट में रहते हुए मैंने उसका दिमाग अपने लिए छीन लिया था। जब मैं मैथ ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीत रहा था और एकेडमिक रिसर्च कर रहा था, तब वह डॉल्स से खेल रही थी। जब मुझे टॉप यूनिवर्सिटी में अर्ली एडमिशन मिल गया, तब भी टीचर्स उसे पिनियन और इंग्लिश गड़बड़ाने पर डांट रहे थे। जाने कैसे इस बेवकूफ की किस्मत खुल गई और वह आर्ट स्कॉलरशिप के सहारे उसी यूनिवर्सिटी में पहुंच गई। हाँ, सेमेस्टर शुरू हुए कुछ ही दिन हुए थे कि वह मेरे पास एक्साइटेड होकर आई और बोली कि उसकी मुलाकात एक टॉप टियर गॉर्जियस बिग शॉट से हुई है और वह इसी बहाने हाई सोसाइटी सर्कल में घुसना चाहती है। मैंने उसे समझाया कि जिन लोगों का बैकग्राउंड बहुत गहरा होता है उनसे उलझना नहीं चाहिए, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। एज लॉन्ग एज देयर प्रिटी इनफ, इट्स फाइन। उस दौरान वह हर दिन मुझे अपनी प्रोग्रेस बताती थी। ब्रो, उसने मुझे ऐड कर लिया, उसने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। कितनी प्रोफेशनल लगती है। वह मुझसे लॉ की बातें भी करती है। क्या यही किसी बिग शॉट का चार्म होता है? फिर एक दिन वह घबराई हुई मेरे पास आई। ब्रो, सेव मी, उसने मुझे कल सामने मिलने के लिए बुलाया है, मैं बहुत डर रही हूँ। ब्रो, कैन यू प्लीज हेल्प मी? जब मुझे यह मैसेज मिला उस समय मेरा एडवाइजर मेरी थीसिस को लेकर लगातार सिर खा रहा था। थीसिस अभी तक पूरी नहीं हुई और कितना इंतजार कराओगे? बिना ज्यादा सोचे मैंने यूं ही उसे हेल्प करने की हामी भर दी। मैं आधी रात तक जागता रहा, थीसिस पूरी करके एडवाइजर को भेजी और आखिरकार राहत की लंबी सांस ली। तभी अचानक मेरे दिमाग में सवाल आया, वेट अ मिनट, मैंने आखिर उसे किस बात में हेल्प करने के लिए हाँ कह दी? तभी मेरे रूममेट ने स्कूल फोरम का ट्रेंडिंग पोस्ट मुझे फॉरवर्ड किया। उसका टाइटल इतना धमाकेदार था कि गलती से मेरा हाथ फिसल गया और मैंने उसे खोल लिया। पोस्टर की आईडी देखकर ही लग रहा था कि उससे पंगा लेना ठीक नहीं। हर लाइन गुस्से से भरी हुई थी। टू द सिक परवर्ट यूजिंग एआई जनरेटेड फोटोज टू स्कैम पीपल, कैन यू जस्ट गेट द हेल आउट ऑफ दिस स्कूल? कमेंट्स में लोग ड्रामा का पूरा मजा ले रहे थे। मिस सी लॉ मेजर है, उसे झूठ बोलने वालों से सबसे ज्यादा नफरत है। ये लड़का खुद चलकर मौत के मुंह में गया है। सिया चिंग युएन ने तुरंत रिप्लाई किया। स्क्रीन के उस पार से भी उसका गुस्सा महसूस हो रहा था। मैं लॉ पढ़ती हूँ, मुझे फ्रॉड और फौजरी से नफरत है। मुझे पहले से पता था कि यह बेवकूफ लड़की एक दिन जरूर मुसीबत में फंसेगी। फेक फोटो से मिस सी को स्कैम करना, क्या इसे मरने का शौक है? मेक हिम ड्रॉप आउट, किसी ने लिखा। दिया किंग युएन, तुमने इतना ऑब्जर्व करने के बाद अब जाकर जाना कि फोटो फेक है। किसी और ने लिखा, ये लड़की तो हमेशा इतनी डरपोक रहती थी, यकीन नहीं होता कि इसने ऐसा कर दिया। फिर लिखा था, मैंने उसका डॉर्म रूम नंबर पता कर लिया और सीधे वहां पहुंच गई। डॉर्म हॉलवे के आखिर में मैंने उसे घेर लिया। वह रोने लगा और माफी मांगने लगा, कहने लगा कि प्रोफाइल पिक्चर उसके असली भाई की है। उसका भाई सच में ऐसा दिखता है। कितना मजाकिया है। क्या उसे लगता है कि मैं इतनी आसानी से बेवकूफ बन जाऊंगी? फोटो में इतना हैंडसम इंसान असल में हो ही नहीं सकता। देर रात डॉर्म हॉलवे हल्की रोशनी में डूबा हुआ था। मैं अपने फोन की स्क्रीन को घूरता रहा। जितना ज्यादा उस फेक फोटो को देखता, उतनी ही ज्यादा वह जानी पहचानी लगती। क्या ये तो वही आईडी फोटो है जो मैंने पिछले हफ्ते सिर्फ इसलिए खिंचवाई थी क्योंकि उसमें मैं बहुत हैंडसम लग रहा था और लोग उसे एआई जनरेटेड कह रहे थे। टैंग यू इस समय अपने डॉर्म चेयर पर सिकुड़ कर बैठी थी, आंसू पोंछते हुए लगातार फोन पर माफी वाले मैसेजेस टाइप कर रही थी। उसके तुरंत बाद सिया चिंग युएन ने एक और अपडेट पोस्ट किया। ये लड़का तो बहुत जल्दी डर गया। मैंने कुछ किया भी नहीं था कि रोने लगा। बार बार कहता रहा कि फोटो उसके भाई की है और उसका भाई कल सुबह 10 AM पर जिम में आकर डेट रीपेमेंट एग्रीमेंट पर साइन करेगा। तो वह मुझसे सब्रोगेशन की बात करना चाहता है? फाइन। वह दावा करता है कि उसका भाई गुड लुक्स की एब्सोल्यूट सीलिंग है। मैं कल वहीं उसका इंतजार करूंगी। देखते हैं मैं इस फोटोशॉप फ्रॉड का पर्दाफाश कैसे करती हूँ। मैं तो गया। मेरे चेहरे का भाव तुरंत जम गया।
मेरा सिर घूमने लगा। लगता है कल सुबह 10 AM वाली इस लड़ाई में मेरे पास जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मैं जिद करके उस पोस्ट को घूरता रहा, इस उम्मीद में कि कोई ऐसा सबूत मिल जाए जिससे साबित हो कि यह सब उसने नहीं किया। लेकिन आखिर में मुझे मायूस होकर मानना ही पड़ा। साय, मेरी फोटो का इस्तेमाल करके हर जगह लोगों को स्कैम करने वाली यह बेवकूफ सच में मेरी अपनी सगी बहन ही है। टेंग्यू, ओह टेंग्यू, तुम्हें सच में मरने का शौक है। फोरम का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। ये अमीर लड़की बड़ी जबरदस्त बातें करती है। लगता है वह सच में गुस्से में है। किसी ने आधे मजाक में नए लोगों को समझाते हुए कमेंट किया, सियाचिंग यूएन लॉ डिपार्टमेंट की बदनाम डिमोनिस्ट है। उसके फैमिली बैकग्राउंड की गहराई का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। हर कोई उसे रिस्पेक्ट देता है। वह स्कैमर तो गया काम से। उसने पूरे स्कूल की सबसे सख्त स्टील प्लेट पर लात मार दी। ये कमेंट्स पढ़कर मेरा दिल पूरी तरह ठंडा पड़ गया। मैंने जितने भी नॉवेल्स पढ़े थे उनके हिसाब से ऐसे अमीर, ताकतवर और गुस्सैल इंसान से उलझना सबसे बुरा फैसला होता है। मैं इतना गुस्से में था कि टैंग्यू को पकड़कर पीटने का मन कर रहा था। बेचैनी में मैंने वह कॉन्टैक्ट इन्फो निकाला जो टैंग्यू ने मुझे दिया था और सिंग युएन नाम के उस पर्सन को ऐड कर लिया। मैं अभी सोच ही रहा था कि बात कैसे शुरू करूं, तभी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई। हे सीए, मैं टैंग्यू का भाई हूँ। उस फोटो वाली बात दरअसल एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिसअंडरस्टैंडिंग? तुमने उस नामुमकिन हैंडसम फेक फेस से पूरे आधे महीने तक मुझे स्कैम किया और अब कह रहे हो कि यह मिसअंडरस्टैंडिंग है? वह फोटो असली है। वह सचमुच मेरी अपनी आईडी फोटो है। उसमें कोई फिल्टर नहीं है और बिल्कुल भी फोटोशॉप नहीं है। अगर ऐसा चेहरा सच में असली हुआ तो मैं उसी वक्त कोर्ट पर रखी बास्केटबॉल्स की दोनों बास्केट्स छोड़ दूंगी। ये बकवास करके मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। कल सुबह 10 AM पर तुम्हारी बहन जिस डेट रिपेमेंट एग्रीमेंट की बात कर रही थी उसे लेकर जिम में आना। अगर मुझे असली इंसान नहीं दिखा तो मैं पूरी बात सबके सामने खोल दूंगी और उसे एक्सपेल करवा दूंगी। टंग्यू, ओ टंग्यू, तुम सच में बिल्कुल उम्मीद के लायक नहीं हो। शायद मुझे उसे अकाउंट डिलीट करके नई जिंदगी शुरू करने देना चाहिए। इस तरह की मुसीबत मेरे जैसे लॉ अबाइडिंग सिटीजन के लिए बिल्कुल भी नहीं है, जो बस चुपचाप एकेडमिक रिसर्च करना चाहता है। छोड़ो, अब सोने का समय है। सोने से ठीक पहले मेरा हाथ फिसल गया और मैंने फिर से वही पोस्ट खोल लिया। अब माहौल पूरी तरह पटरी से उतर चुका था। ओपी, अगर उसका भाई सच में बेहद हैंडसम हुआ तो? गुड लुक्स से पेट नहीं भरता। मिस सी सबसे ज्यादा क्रेडिबिलिटी को वैल्यू देती है। अगर उसने कहा है कि वह कल उसकी हालत खराब करेगी तो वह जरूर करेगी। एनजीएल, मैं भी देखना चाहता हूँ कि रियल लाइफ में वह गॉड लाइक फेस कितना बदसूरत निकलता है। कोई इसे लाइव स्ट्रीम कर देना। इम्पॉसिबल। इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं दिख सकता। वह लड़का बस एक स्कैमर है। जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे बेवकूफ बनाया है। कल मैं इसका पूरा हिसाब बराबर करूंगी। वे दोनों भाई बहन अपनी गर्दन संभाल कर इंतजार करें। मैंने आंखें बंद कर लीं। मेरा दिल जैसे राख हो चुका था। बढ़िया, कल की लड़ाई बहुत मुश्किल होने वाली है। मुझे सिर्फ टैंग्यू की जान ही नहीं बचानी है, बल्कि किसी तरह उस लड़की से वह बेकार का डेट रिपेमेंट एग्रीमेंट भी फाड़वाना है। हाँ, ब्रो, मुझे बचा लो। अपॉलॉजी लेटर ले आना। कल सुबह डॉर्म के नीचे मेरा इंतजार करना। ब्रो, मुझसे गलती हो गई। मैंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलकर शिबा इनू लगा दी है। अब प्रोफाइल पिक्चर बदलने का क्या फायदा? वह तो पूरे कैंपस में वांटेड नोटिस जारी कर चुकी है। तो क्या सीनियर सी सच में मुझे यूनिवर्सिटी से निकलवा देगी? नहीं, मैं हूं ना। साय, होली टैंग चैन, आज तो तुम बड़े शार्प कपड़े पहनकर निकले हो। क्या ब्लाइंड डेट पर जा रहे हो? मैंने उसकी बात का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। रात भर में प्रिंट किया हुआ अग्रीमेंट मोड़कर अपनी फोल्डर में रख लिया। लूमिंग गर्दन बढ़ाकर झांकने लगा। होली, ओ, डेट रीपेमेंट एग्रीमेंट? किस पर कर्ज है? मेरी बहन टांगयू पर। उस पर कैसा कर्ज? मिल्क टी का पैसा और काचिंग युएन का आधे महीने का इडियट टैक्स। काचिंग युएन? वही लॉ डिपार्टमेंट वाली बेरहम लड़की? कुछ दिन पहले मिस सी जिस स्कैमर की बात कर रही थी, कहीं वह तुम तो नहीं? होली, ब्रो, अपनी जान बचाकर भाग जाओ। वह तो सचमुच खून की नदी बहा देगी। वह औरत बहस करके इंसान को मार सकती है। पता है, फिर भी जा रहे हो? मुझे जाना ही होगा। अगर मैं नहीं गया तो टांगयू कल अपना सामान बांधकर घर लौट जाएगी। तो फिर ध्यान से जाना भाई। जब मैं नीचे पहुंचा तब मुझे एहसास हुआ कि टांगयू ने खुद को सिर से पैर तक पूरी तरह ढक रखा था। क्यों? रोना बंद करो। रोने से कुछ नहीं होगा। बाद में जब सियाचिंग युआन तुम्हें एक नजर देखेगी तो तुम्हारे ये कुछ आंसू उसके दांतों के बीच की जगह भी नहीं भर पाएंगे। मैं तो बस किसी क्यूट गर्ल को ढूंढकर उसके साथ घूमना चाहती थी। तुमने क्यूट गर्ल को फंसाने के लिए मेरी फोटो क्यों इस्तेमाल की? अपनी फोटो क्यों नहीं लगाई? क्योंकि जब मैं अपनी फोटो लगाती हूँ तो कोई मुझे देखता भी नहीं। मैंने गहरी सांस ली और खुद को याद दिलाया कि ये मेरी सगी बहन है। मैं इसे मार नहीं सकता। जब हम जिम से अभी भी 500 m दूर थे तभी मुझे माहौल अजीब लगने लगा। रास्ते पर लोग 2-2, 3-3 के समूह में खड़े थे।
हर किसी के हाथ में फोन था और वे बीच बीच में जिम की तरफ देखकर आपस में धीरे धीरे कुछ फुसफुसा रहे थे। होली क्रैप, उस लड़के का चेहरा कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा। कौन कौन? अभी जो जैकेट वाला लड़का गया, वे सब तुम्हें ही देख रहे हैं। हाँ, याद है ना? पूरे कैंपस में वांटेड नोटिस लगा हुआ है। इस समय मैं लगभग एक भगोड़े जैसा हूँ। जब हम जिम के एंट्रेंस पर पहुंचे, मैंने अपनी कलाई उठाकर घड़ी देखी। 9:58, बिल्कुल समय पर। क्या वह आ गया? क्या वह आ गया? क्या वह फोटोशॉप फ्रीक सच में आने की हिम्मत करेगा? ब्रो, शायद हमें वापस लौट जाना चाहिए। अब जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं, अगर वापस गए तो तुम और भी जल्दी मरोगी। होली, वह कौन है? रुको रुको रुको, वह चेहरा, मैंने ये चेहरा कन्फेशन वॉल पर देखा है। वही फोटोशॉप्ड? रुको, ये फोटोशॉप्ड नहीं है क्या? ये तो सचमुच का इंसान है। गाइस गाइस, देखो देखो, मेन कैरेक्टर आ गया, मेन कैरेक्टर आ गया। मैं बिना इधर उधर देखे सीधे आगे बढ़ता रहा और टैंग यू को भीड़ के बीच से खींचते हुए ले गया। जिम के बिल्कुल बीच में बास्केटबॉल कोर्ट के पास ब्लीचर्स पर एक लड़की बैठी थी। उसकी लंबी टांगें एक दूसरे पर छड़ी हुई थीं। एक हाथ से वह अपनी ठुड्डी को सहारा दिए हुए थी और दूसरे हाथ से सामने रखे टेबल पर मौजूद कुछ डॉक्यूमेंट्स को यूं ही पलट रही थी। एक पल के लिए मेरी नजर उससे मिली। उसका पूरा एक्सप्रेशन साफ तौर पर आधे सेकंड के लिए जम गया, फिर वह बहुत जल्दी सामान्य हो गई। दोबारा सिर झुकाकर डॉक्यूमेंट्स पलटने लगी, जैसे वह पल भर की घबराहट सिर्फ मेरी कल्पना रही हो। सीए अग्रीमेंट ले आया हूँ। मैंने उसे टेबल पर रख दिया। तुम्हारा ये चेहरा, तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है ना? होली, मुनीनुन, मिस सी हार मानने को तैयार ही नहीं है, बस जबरदस्ती स्ट्रांग बनने की एक्टिंग कर रही है। अभी उसका जो एक्सप्रेशन था, मैंने रिकॉर्ड कर लिया। प्रो, क्या वह सच में मुझे यूनिवर्सिटी से निकलवा देगी? हाँ, तुम सही कह रही हो, ये एक जेनेटिक म्यूटेशन है। मैं जन्म से ही ऐसा हूँ। टैंग, तुम्हारे भाई का यह बहाना बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुमने कल दिया था। लगता है तुम्हारे पूरे परिवार में झूठ बोलने वाला जीन है। अब मुझे समझ आ गया, ये मिस आखिरी सांस तक अपनी बात पर अड़ी रहने वालों में से है। अभी कुछ देर पहले वह साफ तौर पर शॉक्ड थी, लेकिन अब भी स्ट्रांग बनने की एक्टिंग कर रही थी। देखो, तुमने कहा था कि अग्रीमेंट लेकर आना। अग्रीमेंट यहाँ है, लेकिन साइन करने से पहले मेरा एक सवाल है। पूछो। तुम्हारे इस अग्रीमेंट में क्लॉज 3 से 7 तक पूरी तरह लीगली अनएन्फोर्सेबल हैं। शुरुआत से ही अग्रीमेंट के दोनों सब्जेक्ट्स के बीच कोई वास्तविक डेट मौजूद नहीं है। ऐसे में जबरदस्ती सबरोगेशन क्लॉज जोड़ना साफ तौर पर अनफेयर है। क्लॉज 10 में मुझसे कहा गया है कि मैं अपनी बहन की जगह लेकर पूरे 1 साल तक बिना किसी पेमेंट के लेबर करूं। इस तरह की कंडीशन भी अपने आप में पूरी तरह अनरीजनेबल है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम चाहती हो मैं इस पर साइन करूं? चिंग युएन ने झटके से सिर उठाया। उसकी आंखें फैल गईं, होंठ हल्के से खुले, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया। उसी पल मैंने देखा कि उसके कानों के सिरे बहुत तेजी से और पूरी तरह बेकाबू होकर लाल होने लगे। होली, सरका, होली टॉन्कर, ब्रो, मुझसे शादी कर लो। मैं लॉ डिपार्टमेंट से हूँ। सबसे पहले दावा मेरा है। इस लड़के ने जो पॉइंट उठाया है, हर एक बिल्कुल सही है। तो फिर क्या हम अग्रीमेंट दोबारा निगोशिएट कर सकते हैं? चिंग युएन का चेहरा सबकी आंखों के सामने धीरे धीरे उसके कानों से लेकर गर्दन तक पूरा लाल हो गया। वह ब्लीचर्स पर पूरी तरह जड़ होकर बैठी रह गई। उसकी उंगलियां अभी भी अग्रीमेंट के तीसरे पेज पर टिकी हुई थीं, जैसे किसी ने उसे पॉज कर दिया हो। पूरा जिम इतना शांत हो गया कि सुई गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। होली, ओ, इस लड़के को तो सच में इन सब चीजों की पूरी समझ है। लगता है आज मिस सी हारने वाली है। हारने वाली है? मुझे तो लग रहा है कि आज उसे हस्बैंड मिलने वाला है। टैंग चेन, सही। तुम किस डिपार्टमेंट से हो? कंप्यूटर साइंस। सॉफ्टमोर। कंप्यूटर साइंस का एक सॉफ्टमोर। फिर भी तुम्हें ये रूल्स इतनी अच्छी तरह पता है। क्या तुम्हारे एडवाइजर को पता है कि तुम अपने असली मेजर की जगह यह सब पढ़ते रहते हो? मिस सी शर्म छिपाने के लिए डिफेंसिव हो रही थी। ये सब जानना स्लैकिंग ऑफ नहीं कहलाता, इसे कॉमन सेंस कहते हैं। कॉमन सेंस? हाँ, रेलेवेंट सिविल कोड्स में काफी कंटेंट है। अगर कोई अडल्ट लगातार 2 वीकेंड्स निकालकर उन्हें पढ़ ले तो रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाले लगभग सभी अग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स को हैंडल करने के लिए वह काफी होता है। वैसे तो मेरे वे दोनों वीकेंड्स वीडियो गेम्स खेलने के लिए थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कहीं भविष्य में मेरी बहन फिर कोई मुसीबत खड़ी कर दे तो अपने बचाव के लिए मुझे कुछ तो आना चाहिए। ब्रो, आपने कभी बताया ही नहीं कि आपने ये सब पढ़ रखा है। अगर बता भी देता तो क्या तुम समझ पाती? चिंग युएन पूरे 3 सेकंड्स तक चुप रही। फिर उसने ऐसा काम किया जिसकी वहां मौजूद किसी भी इंसान ने उम्मीद नहीं की थी। होली, उसने फाड़ दिया। उसने सच में अग्रीमेंट फाड़ दिया। क्या मुझे भ्रम हो रहा है? क्या चिंग युएन सचमुच पीछे हट गई? अग्रीमेंट अब वॉइड है। कल रात वाला कैंपस वाइड वांटेड पोस्ट में अभी डिलीट कर देती हूँ। तुम काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सीए। तुम्हारी बहन ने आधे महीने तक तुम्हारी फोटो इस्तेमाल करके मुझे स्कैम किया। वह बात मैं छोड़ सकती हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। अभी तुमने कहा था कि मेरे अग्रीमेंट की क्लॉजेस 3 से 7 काम नहीं करती। मैं मानती हूँ। तुमने कहा कि क्लॉज 11 में अनपेड लेबर वाली कंडीशन भी अनरीजनेबल है। ये भी मैं मानती हूँ, लेकिन बाकी बची 9 क्लॉजेस का क्या? जरा बताओ, उनमें क्या गलत है?
वह तो मौके पर ही उसका टेस्ट ले रही है। ब्रो, क्या तुमने सच में सब कुछ देख लिया था? क्लॉज 8, जिसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर दूसरे पक्ष की एनुअल इनकम का 30% पेनल्टी रखा गया है, लीगल स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ज्यादा है। अगर मामला कभी अथॉरिटीज तक पहुंचा तो इतनी एक्सेसिव कॉम्पेंसेशन डिमांड को सपोर्ट नहीं मिलेगा। क्लॉज 9, जिसमें सीधे लिखा गया है कि सभी डिस्प्यूट्स सिर्फ तुम्हारी लोकल जुरिस्डिक्शन में हैंडल होंगे, उसकी वर्डिंग पर्याप्त रिगरस नहीं है। कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में यह क्लॉज इनवैलिड हो जाएगा। क्लॉज 10, ठीक है, यह एक स्टैंडर्ड कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट है। क्लॉज 12, जबरदस्ती सिबलिंग्स पर जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी डालता है जो लीगल तौर पर वैलिड नहीं है। बिना किसी लीगल कॉज के रिलेटिव्स एक दूसरे का डेट नहीं उठा सकते। क्लॉज 13 सिर्फ इतना कहता है कि ब्रीच होने पर पब्लिक अपॉलॉजी देनी होगी, लेकिन अपॉलॉजी का स्कोप और मेथड कहीं स्पेसिफाई नहीं किया गया। अगर इसे सच में इन्फोर्स करना पड़े तो इसे एग्जीक्यूट करना ही पॉसिबल नहीं होगा। क्लॉजेस 14 से 16 तक ब्रीच के कॉन्सिक्वेंसेस इतने वेग लिखे गए हैं कि उनमें लूपहोल्स ही लूपहोल्स हैं। और क्लॉज 17 सिग्नेचर लाइन सी, क्या ये अग्रीमेंट तुमने खुद लिखा है या किसी सीनियर से लिखवाया है? मैं आज से ऑफिशियली अनाउंसमेंट करती हूँ, यह मेरा हस्बैंड है। पूरा लॉ डिपार्टमेंट जाकर बाथरूम में रो रहा है। मिस सी, अब तो हार मान लो। अगर और जिद करोगी तो शर्म से तुम्हारा चेहरा फट जाएगा। वह पूरी तरह सही कह रहा है। उसने जो भी प्रॉब्लम्स बताई हर एक बिल्कुल वैलिड है। क्या वह सच में लॉ डिपार्टमेंट से नहीं है? सिया चिंग युएन बहुत देर तक चुप रही, इतनी देर तक कि मुझे लगा अब वह टेबल पर हाथ मारकर चली जाएगी, लेकिन फिर वह अचानक मुस्कुराई। उस एक मुस्कान ने उसके पूरे चेहरे का ऑरा ही बदल दिया। होली, सिया चिंग युएन मुस्कुरा भी सकती है? मैं यहाँ 3 इयर्स से हूँ और पहली बार उसे मुस्कुराते हुए देख रहा हूँ। आखिर ये लड़का है कौन? इसने तो डीमनिस्ट तक को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। चिंग युएन धीरे धीरे चलते हुए मेरे सामने आकर रुक गई। टैंग चेन, हाँ, वह अग्रीमेंट मैंने खुद लिखा था। मुझे पता है, तुम्हें कैसे पता? कोई प्रोफेशनल इतनी सारी रुकी मिस्टेक्स नहीं करता। और क्लॉज 2 में रिलेटिव लायबिलिटी जिस तरह लिखी गई है वह टेक्स्ट बुक्स में मिलने वाला कॉमन एग्जाम्पल फॉर्मेट है। अब से मेरे सामने इतनी शो ऑफ मत करना, ठीक है? क्या तुमने इतनी आसानी से मान भी लिया? हाँ। चिंग युएन पूरे 3 सेकंड्स तक मुझे देखती रही, जैसे कंफर्म करना चाहती हो कि मैं उसका मजाक तो नहीं उड़ा रहा। यकीन हो जाने के बाद उसने पॉकेट से अपना फोन निकाला, कन्फेशन वॉल खोला और एक नया पोस्ट टाइप किया। ब्रो, ये देखो, अर्जेंट, I think I offended my future husband. What should I do to make him stay? Waiting online. It's pretty urgent. टैंग चेन, लाइब्रेरी की 3rd फ्लोर पर आ जाना। मैं तुम्हारे लिए एक नया अग्रीमेंट ड्राफ्ट करूंगी। डिनर मेरी तरफ से। ऑलराइट ब्रो, ऐसा मत कहना कि तुम सच में उसके प्यार में पड़ गए हो। उस दिन की वीडियो कन्फेशन वॉल पर 2 आवर्स भी पूरी नहीं हुई थी कि उसके 200,000 व्यूज पार हो चुके थे। मैं अपने डॉर्म में छिप गया और लगातार 3 डेज तक अपना फोन बंद रखा। थीसिस के लिए एडवाइजर के लगातार मैसेजेस का जवाब देने की भी हिम्मत नहीं हुई। लूमिंग हर दिन मुझे पकड़कर रोने लगता। ब्रो, प्लीज मुझे भी अपने तरीके सिखा दो। मैं तो बस जिंदगी में एक बार चाहता हूँ कि शा चिंग युएन मुझे डिनर खिलाए। दफा हो जाओ। पहले अपनी थीसिस पूरी की। दूसरी तरफ टंग यू को तो जैसे नई जिंदगी मिल गई थी। वह पूरी की पूरी ब्लॉकहेड अब सीना तान कर चलती थी। हाँ 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 हाँ, वह मेरा भाई है, सचमुच मेरा बायोलॉजिकल ब्रदर। मेरा भाई और मैं बॉय गर्ल ट्विंस हैं, एक ही माँ से पैदा हुए हैं। वह तो जैसे चलती फिरती QR कोड बन गई थी। वेंसडे इवनिंग 6:55 PM मैं समय पर लाइब्रेरी की 3rd फ्लोर पर पहुंच गया। मुझे लगा इस पूरे हफ्ते में जरूरत से ज्यादा स्पॉटलाइट में रहा हूँ। अगर किसी ने फिर मेरी फोटो खींच ली तो शायद मुझे रातों रात यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़े। लो प्रोफाइल रखना ही बेहतर था। साफ आसमान अचानक तूफान में बदल गया। छिपने की कोई जगह नहीं थी। हमेशा लोगों को निराश ही छोड़ता हूँ। पिछली बार वाले अग्रीमेंट के बारे में, इस बार उसमें कितनी क्लॉजेस लिखी हैं? 7 क्लॉजेस। मैंने हर एक को दोबारा चेक किया है। जितना चाहो उनमें कमियां निकाल लो। मैंने अग्रीमेंट लेकर शुरू से आखिर तक पढ़ा। तुमने सच में काफी इम्प्रूवमेंट की है। कम से कम अब उसमें कोई साफ दिखाई देने वाला लूप होल नहीं है। क्या इसे लिखने के लिए पूरी रात जागी थी? नहीं, तुम्हारी आंखों के नीचे पड़े डार्क सर्कल्स बता रहे हैं कि तुम रात भर जाग कर इसे रश कर रही थीं। ये सुनते ही उसने तुरंत हाथ उठाकर अपनी आंख के कोने को छू लिया, लेकिन अगले ही पल उसे जैसे कुछ याद आया। टैंग चेन, अब से मेरे सामने अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स मत दिखाया करो। मैं बस हल्का सा मुस्कुरा दिया और कुछ नहीं बोला। हमारे पास बैठे स्टूडेंट्स बार बार हमारी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में पढ़ाई न कर पाने की गहरी पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। CIA चिंग युएन कुछ और कहने ही वाली थी कि तभी स्टेयरवेल से कदमों की आवाज गूंजने लगी। वे कदम इतने भारी थे जैसे हर कदम कह रहा हो, मैं आ गया हूँ। मैंने सिर उठाकर देखा। एक आदमी डार्क ट्रेंच कोट पहने हमारी तरफ चला आ रहा था। उसने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा और सीधे हमारी टेबल के सामने आकर रुक गया। चिंग युएन, मैं तुम्हें 3 डेज से ढूंढ रहा हूँ। तुमने मेरी कॉल्स नहीं उठाई और वीचैट पर भी रिप्लाई नहीं किया। फंगमिंग, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, हमारे बीच बात करने के लिए कुछ नहीं है।
हाँ हाँ, बात करने के लिए कुछ नहीं। अंकल सीए ने तो पिछले हफ्ते ही मेरे डैड के साथ डिनर किया था। वे हमारी मैरिज अरेंज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। फैंग मिंग की नजर मेरे चेहरे पर गई। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। ओह, तो तुम वही इंटरनेट पर ट्रेंडिंग वाला डीमन फेस हो, चिंग युएन। तुम्हारी चॉइस इतनी नीचे कब गिर गई? ऐसे इंटरनेट सेलिब्रिटी के साथ घूम रही हो जो सिर्फ अपने चेहरे के सहारे फेम बटोरता है। मैंने टेबल पर रखा वाटर ग्लास उठाया और धीरे धीरे एक घूंट पानी पिया। पानी थोड़ा ठंडा था। सिया चिंग युआन अचानक खड़ी हो गई। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि मैंने हाथ बढ़ाकर धीरे से उसकी कलाई दबा दी। एक्सक्यूज मी क्लासमेट, मुझे याद है कि पिछले हफ्ते न्यूज में आया था कि एसएआई ग्रुप के सीईओ, जो मिस सी के फादर हैं, पूरे समय विदेश में एक एमिनेंट समिट अटेंड कर रहे थे। दूसरी तरफ तुम्हारे फैंग फैमिली का बिजनेस पूरी तरह डोमेस्टिक है, तो तुम्हारे फादर उनकी मुलाकात कैसे कर पाए? फंग मिंग, पब्लिक में झूठा रिलेशनशिप बनाकर पेश करना और जानबूझकर दूसरों को नीचा दिखाना पहले से ही मलिशियस डेफमेशन की कैटेगरी में आता है। अगर मिस सी के फादर इस मामले को आगे बढ़ाने का फैसला करें तो सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे फादर की रेप्यूटेशन भी बुरी तरह प्रभावित होगी। उसके बाद शुरू होने वाले लीगल डिस्प्यूट्स बहुत लंबे समय तक चलेंगे। केस जीतोगे या हारोगे वह बात की बात है। उससे पहले ही बिजनेस सर्कल में फैंग फैमिली की रेप्यूटेशन शायद आधी रह जाएगी। होली को यंग मास्टर फैंग? कौन सी फैंग फैमिली? वही बिल्डिंग मटेरियल्स वाली, स्टील और सीमेंट का बिजनेस करने वाले? कुछ समय पहले तो वे हेडलाइंस में थे। डैम, क्या उसने जो अभी कहा वह सच में इतना सीरियस है? क्या सच में उनकी कंपनी की आधी मार्केट वैल्यू खत्म हो सकती है? सिर्फ रेप्यूटेशन को होने वाला नुकसान ही उनकी स्टॉक प्राइस को 3 पॉइंट्स तक गिराने के लिए काफी होगा। फांग मिंग ने गुस्से में दांत भींच लिए। तुम अपने आप को आखिर समझते क्या हो? मैं कोई खास इंसान नहीं हूँ, बस एक सॉफ्टमोर हूँ जो कोड लिखता है। लेकिन तुमने अभी पब्लिक प्लेस में कई अनस्पेसिफाइड थर्ड पार्टीज की मौजूदगी में मिस सी और मेरे खिलाफ पर्सनल अटैक और डेफेमेशन किया है। हर इंसान की रेप्यूटेशन को लॉ प्रोटेक्ट करता है। इस तरह पब्लिक में किसी का अपमान करने पर हमें पूरा लीगल राइट है कि हम तुम्हें कोर्ट में रिस्पॉन्सिबल ठहराएं। मैं एक पल के लिए रुका और पास खड़ी लड़की की तरफ देखा। एक्सक्यूज मी मिस, आपने जो अभी वीडियो रिकॉर्ड की है कृपया उसे डिलीट मत कीजिए। नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं उसकी 3 बैकअप्स बनाऊंगी। अभी इसी वक्त उसे क्लाउड पर अपलोड कर रही हूँ। फांग मिंग का चेहरा गुस्से से पूरी तरह लाल हो चुका था। उसने गहरी सांस ली। फाइन टैंग चैन, तुम्हारी जुबान तो काफी तेज है। तो मुझे बताओ, क्या तुम्हें पता भी है कि सी फैमिली का सिटी प्रोजेक्ट इस समय कहाँ अटका हुआ है? पता है, पिछले हफ्ते अंकल सी विदेश से वापस आए थे और लौटते ही उन्होंने सबसे पहले मेरे डैड को कॉल किया। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लिखना और कुछ रूल्स जान लेने से तुम हमारे सर्कल के लोगों के साथ एक ही टेबल पर बैठकर खाना खा सकते हो? मैंने उसकी तरफ बिना कुछ कहे देखा, लेकिन सीआईए चिंग युएन ने सिर उठा लिया। फंग मिंग, मेरे फादर ने तुम्हारे फादर को फैंग फैमिली के पास मौजूद 15% इक्विटी वापस खरीदने के लिए कॉल किया था। प्राइस पहले ही मार्केट वैल्यू के 60% तक गिरा दी गई है। कॉन्ट्रैक्ट पिछले फ्राइडे को तुम्हारे घर भेज दिया गया था। तुम्हारे फादर ने साइन किया या नहीं, जाकर खुद उनसे पूछ लेना। तुम्हें ये कैसे पता? मैं शी फैमिली की बेटी हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं हर दिन स्कूल में सिर्फ तुम्हारे जैसे लोगों से बहस ही करती रहती हूँ? वाओ, ये भी कोई आसान इंसान नहीं है। अभी कुछ देर पहले जो पब्लिक एम्बैरेसमेंट हुई थी वह एक पल में पूरी तरह गायब हो गई। और हाँ, अंकल शी जैसे शब्द आज के बाद अपनी वोकैब्युलरी से हटा देना। मेरे फादर और तुम्हारे फादर के बीच कोई करीबी रिश्ता नहीं है। गाइस, सुना तुम लोगों ने? एल्डेस्ट मिस ऑफ द शी फैमिली ने खुद कहा है। शी फैमिली अब फैंग फैमिली के शेयर्स वापस खरीद रही है और प्राइस को 60% तक गिरा दिया गया है। फैंग फैमिली अब पूरी तरह निगल ली जाएगी। यंग मास्टर फैंग का अभी तक का सारा घमंड सिर्फ ब्लफ था। उनके सिर पर तो पहले से ही शी फैमिली की तलवार लटक रही थी। यही कहते हैं, मैंटिस सिकैडा का पीछा करता है लेकिन पीछे छिपे ओरियल को नहीं देख पाता। आखिर में खुद वही मैंटिस निकला। टैंग चेन, तुम बस इंतजार करना। मैं तो पहले से इंतजार कर रहा हूँ। और क्या कहना चाहते हो? फिर से मेरी इंसल्ट करोगे? उस क्लासमेट का फोन अभी भी रिकॉर्ड कर रहा है। ऑन है, ऑन है। 4K रेजोल्यूशन में, लाइटिंग भी बढ़िया है। उसने गुस्से में अपनी स्लीव झटकी, पलटा और तेज कदमों से वहां से चला गया। गाइस, सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड हुआ ना? वह टैंग चेन है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का सॉफ्टमोर। नाम याद रखना, वही अगला इंटरनेट सेंसेशन बनने वाला है। फिल्मिंग बंद करो, बंद करो। वह मेरा फ्यूचर हस्बैंड है। अगर तुमने ये वीडियो पोस्ट कर दी तो कहीं प्रिटी गर्ल्स मेरे आदमी को हरास करना शुरू न कर दें। होली क्रैप, ये लड़का सिर्फ हैंडसम ही नहीं है, इसे लॉ भी आता है और बिजनेस भी। सामने वाले को कैसे धूल चटानी है यह भी इसे अच्छी तरह पता है। और सबसे पागलपन वाली बात यह है कि यह CS मेजर है। ये तो क्रॉस डिसिप्लिनरी बीट डाउन है ब्रो। मैंने तय कर लिया है, आज से अपना लॉ इलेक्टिव फिर से पढ़ूंगा। टैंगचन, चलो कहीं और बात करते हैं। क्या यहाँ ठीक से बात नहीं हो रही? यहाँ बहुत नॉइज है। चलो, कहाँ? मैं तुम्हें मील खिला रही हूँ। आखिर में हम नानफोंग नाम के एक हुनन रेस्टोरेंट पहुंचे। चिंग युआन ने विंडो के पास कॉर्नर सीट चुनी और मेन्यू मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसने अपने लिए सिर्फ एक ग्लास लेमनेड ऑर्डर किया
तुम ऑर्डर करो। मैंने आराम से 2 डिशेस चुनी और मेन्यू वापस वेटर को दे दिया। टैंगचेन, अभी लाइब्रेरी में डेफेमेशन डिस्प्यूट्स वाले उन सारे रूल्स तुम्हें इतनी डिटेल में कैसे पता थे? उन 2 वीकेंड्स के दौरान सिविल लॉ रेगुलेशंस पढ़ने के अलावा मैंने रेप्यूटेशन और पर्सनल राइट्स के बारे में भी काफी कुछ पढ़ लिया था। सब मिलाकर काफी कंटेंट हो गया। CIA चिंग युएन फिर 3 सेकंड्स तक चुप रही। जब उसने सिर उठाया तो उसकी आंखों में एक ऐसी भावना थी जिसका नाम मैं समझ नहीं पाया। टैंगचेन, तुम्हें कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में नहीं होना चाहिए तो फिर कहाँ होना चाहिए? उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या तुम्हारा लॉ पढ़ने का कोई प्लान है? प्लान? अगर भविष्य में मौका मिला तो बता दूंगा। आपके डिशेस आ गए हैं, पिकल्ड कैबेज फिश और फार्म हाउस स्टर फ्राइड पोर्क। इतना सीक्रेट रखने वाली बात भी क्या है? खाना आधा होने पर मैंने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रख दी। क्लासमेट शी, लाइब्रेरी में मैं इस अग्रीमेंट को ध्यान से नहीं पढ़ पाया था। अब टाइम है तो दोबारा देख रहा हूँ। शुरुआती क्लॉजेज जिनमें अपॉलॉजी और इमोशनल डिस्ट्रेस कॉम्पेंसेशन की बातें हैं बहुत प्रोफेशनली लिखी गई हैं। उनमें मुझे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं मिली। हाँ, लेकिन एक क्लॉज है, बड़ा भाई छोटी बहन का डेट उठाएगा। सुनने में तो लगता है कि भाई अपनी बहन के लिए लॉयल है, लेकिन इस अग्रीमेंट में इसे डालना वास्तव में काफी अनरीजनेबल है। अगर मैं हमेशा टैंग यू की जगह जिम्मेदारी लेता रहूंगा तो उसे आदत पड़ जाएगी कि मैं हर बार उसे बचा लूंगा। वह जितनी भी ट्रबल करेगी, अगर उसका सामना उसे खुद नहीं करना पड़ेगा तो वह कभी ग्रो अप नहीं करेगी। ये उसकी हेल्प करना नहीं है, ये उसे बिगाड़ना है। जो चाहो सोचो। क्या देख रहे हो? ये मामला यहीं खत्म होता है। अचानक अपना मन क्यों बदल लिया? ओह, तुमसे मतलब? पहली बार जब मैंने उसे देखा था तभी मुझे एहसास हो गया था कि इतना परफेक्ट फेस सचमुच इस दुनिया में मौजूद हो सकता है। सच कहूं तो उसी समय मेरा गुस्सा भी खत्म हो गया था। मैंने यह बेवकूफी भरा अग्रीमेंट सिर्फ इसलिए लिखा था ताकि अगली बार उसे बाहर बुलाने का कोई बहाना मिल सके, लेकिन अब मुझसे यह बेवकूफी वाली चीज उससे साइन नहीं करवाई जा रही थी। कमरे की लाइट तिरछे होकर टेबल पर पड़ रही थी और फटे हुए अग्रीमेंट के टुकड़ों पर चमक रही थी। मैं उसे पूरे 3 सेकंड्स तक देखता रहा। फिर मेरे दिमाग में एक बिल्कुल नया और पहले से अलग आइडिया आया। टैंगचेन, उठो जल्दी, बहुत बड़ा कांड हो गया। ये देखो देखो। मैंने आंखें सिकोड़कर 3 सेकंड्स तक देखा, तब जाकर पिंड पोस्ट साफ दिखाई दिया। टाइटल, एक्सपोजिंग द सोर्ड डीमन फेस, टैंगचेन्स एकेडमिक फ्रॉड, ब्राइबिंग ट्यूटर्स एंड सिस्टर्स अंडरएज डेटिंग हिस्ट्री रिवील्ड। पोस्ट बहुत प्रोफेशनली लिखा गया था। उसमें इमेजेस थीं, टाइमलाइन थी और चैट स्क्रीनशॉट्स भी थीं। सब कुछ मौजूद था। उसमें दावा किया गया था कि फ्रेशमैन ईयर में मैंने जो प्रोविंशियल मैथ मॉडलिंग कंपटीशन अवार्ड जीता था वह पैसे देकर खरीदा गया था। लिखा था कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि मेरी मॉम ने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके ब्राइब दी थी। उसमें यह भी लिखा था कि टैंग यू के हाई स्कूल के 3 इयर्स के दौरान 4 बॉयफ्रेंड्स थे और साथ में कुछ अनदेखी फोटोज भी लगा दी गई थीं। सबसे जहरीला हिस्सा आखिरी पैराग्राफ था। इस तरह का फेक एकेडमिक फ्रॉड करने वाला इंसान और उसकी अंडरएज डेटिंग करने वाली प्लेगर्ल सिस्टर आज भी कैंपस में सीना तान कर घूम रहे हैं और लोगों को स्कैम कर रहे हैं। हम सुझाव देते हैं कि स्कूल तुरंत इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करे और एक्शन ले। ये पोस्ट रात 2:07 AM पर पब्लिश हुई थी और सुबह 4 AM तक उसके 1000 से ज्यादा शेयर्स हो चुके थे। ब्रो, ये फोटो तो टैंग यू की असली वाली है ना? फेक है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? उस फोटो में टैंग यू ने हमारे हाई स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। कॉलर पर जो स्ट्राइप है वह स्कूल ने पिछले साल नया डिजाइन लागू करने के बाद लगाया था, जब वह अभी हाई स्कूल में थी, लेकिन उस समय तक वही स्ट्राइप अभी कफ्स पर भी हुआ करती थी। डैम ब्रो, तुम्हें यूनिफॉर्म की इतनी छोटी डिटेल भी याद है? एलिमेंट्री स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक उसकी हर एक यूनिफॉर्म मैंने खुद धोई है। वाह, तुम जैसा भाई देखकर तो मेरा मन करता है कि दोबारा जन्म लेकर तुम्हारा ही सिबलिंग बनूं। मैंने उसकी बात पर ध्यान देना भी जरूरी नहीं समझा। मैं सीधे कंप्यूटर के सामने जाकर बैठ गया। सुबह के 5 AM हो चुके थे, यानी पोस्ट पब्लिश हुए ठीक 2 आवर्स बीत चुके थे। ये मामला असल में इतना मुश्किल नहीं था। जिसने यह पोस्ट डाली थी वह अकाउंट सिर्फ 12 आवर्स से भी कम पहले बनाया गया एक नया बर्नर अकाउंट था। IP को बहुत प्रोफेशनली मास्क किया गया था और उसे 3 लेयर्स ऑफ प्रॉक्सी से होकर राउट किया गया था। आम इंसान तो इतनी अच्छी डिस्गाइज देखकर यहीं हार मान लेता, लेकिन कैंपस नेटवर्क से बाहर जाने वाला हर डेटा स्ट्रीम आखिरकार किसी न किसी रियल फिजिकल एड्रेस तक जरूर पहुंचता है, बस किसी लेयर पर। मैंने अपना ट्रैकिंग स्क्रिप्ट खोल लिया। पिछले 3 इयर्स से मैं यही स्क्रिप्ट्स लिख रहा था। मैंने पोस्टिंग अकाउंट का UID और लॉगिन IP रेंज सीधे उसमें डाल दिया। स्क्रिप्ट लगभग 40 सेकंड्स तक रन हुई और स्क्रीन पर डेटा की एक स्ट्रिंग उभर आई। सबसे आखिरी लाइन में असली IP एड्रेस मौजूद था। लोकेशन, सिटी के ईस्ट साइड में मौजूद एक 24 आवर इंटरनेट कैफे। मैं उस लाइन को पूरे 3 सेकंड्स तक देखता रहा, फिर कुछ और लाइंस ऑफ कोड लिखी और पिछले 72 आवर्स के दौरान उसी IP के नीचे एक्टिव रहे सभी अकाउंट्स निकाल लिए। मैंने उन्हें ध्यान से स्कैन किया। कुल 7 अकाउंट्स थे। उनमें से 6 बॉट अकाउंट्स थे जो बिल्कुल उसी तरह के स्मीयर आर्टिकल्स पोस्ट कर रहे थे। यहाँ तक कि उनके वर्डिंग टेम्पलेट्स भी एक जैसे थे।
सातवें अकाउंट का रजिस्टर्ड फोन नंबर 6371 पर खत्म होता था। मैंने वीचैट खोला और वही कॉन्टैक्ट इन्फो निकाला जो CIA चिंग युएन ने मुझे कल भेजी थी। उसने साथ में एक नोट भी लिखा था, जस्ट ब्लॉक दिस काइंड ऑफ पर्सन। मैं गुस्से में हंस पड़ा। वाओ यंग मास्टर फैंग, तुमने बर्नर अकाउंट रजिस्टर करने के लिए अपना असली फोन नंबर तक इस्तेमाल कर लिया। अगर तुम मेरे अप्रेंटिस होते तो मैं तुम्हें उसी वक्त बाहर निकाल देता। जाओ घर जाकर अपना स्टील और सीमेंट का बिजनेस संभालो। मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की। पहले उन 6 बॉट अकाउंट्स की पूरी पोस्टिंग हिस्ट्री खोली, उनके टाइम स्टैम्प्स को क्रॉस रेफरेंस किया, हर आर्टिकल के फॉरवर्डिंग लिंक्स कैश किए और साथ ही पेमेंट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स के कुछ हिस्से भी इकट्ठा किए। सब कुछ एक एक करके सॉर्ट किया। सिटी के ईस्ट साइड वाला वह इंटरनेट कैफे हैरानी की हद तक आउटडेटेड मेंबरशिप सिस्टम इस्तेमाल कर रहा था। वहां के लॉगिन रिकॉर्ड्स सीधे उनके लोकल ड्राइव में सेव होते थे। पिछले 1 वीक में वह वहां कुल 4 टाइम्स गया था, हर बार ठीक 2 AM पर। मैंने सारे डेटा को पैकेज करके एनक्रिप्ट किया और उसकी 3 बैकअप्स बना ली। ये सब खत्म करने के बाद मैंने टाइम देखा, 4:47 AM। मैंने वीचैट खोला और चिंग युएन को मैसेज भेजा, जाग रही हो? हाँ। इतनी रात तक क्यों जाग रही हो? अभी अभी वह पोस्ट पढ़कर खत्म की है। टैंगचेन, मैंने उस पोस्ट को हैंडल करने के लिए पहले ही लोगों को भेज दिया है। उसकी ये 2 लाइंस पढ़ते ही मेरे दिल में जमा वह अजीब सी बेचैनी अचानक गायब हो गई। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये मैं खुद हैंडल करूंगा। कैसे? मैं हल्का सा मुस्कुराया। सारी इन्फॉर्मेशन वाला अच्छी तरह पैक किया हुआ ZIP फाइल सीधा चैट बॉक्स में ड्रैग करके सेंड कर दिया। कल सुबह 10 AM प्रिंसिपल्स ऑफिस। आ रही हो या नहीं? आ रही हूँ। मुझे क्या पहनना चाहिए? वाओ क्लासमेट शी, अभी तो हमने असली काम शुरू भी नहीं किया और तुम पहले से सोच रही हो कि क्या पहनना है। वही पहनना जो कल अग्रीमेंट फाड़ते समय पहना था। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफिस जा रहे हैं फंगमिंग को 2 टुकड़ों में फाड़ने। ओके, तो तुम क्या पहनोगे? मैंने लैपटॉप बंद किया, पीछे मुड़ा तो देखा लूमिंग अब भी फटी आंखों से मुझे घूर रहा था। ब्रो, अभी जो 10 मिनट्स में तुमने किया, क्या वह स्क्रिप्ट मेरे कंप्यूटर में भी इंस्टॉल कर सकते हो? किस लिए? मुझे पता करना है कि अगले डॉर्म में कौन हर रात आधी रात को मेरी इंस्टेंट नूडल्स चुरा लेता है। मैं बिस्तर पर लेट गया, सोचा थोड़ा और सो लूं, लेकिन मेरे दिमाग में बार बार वही आवाज गूंजती रही। मुझे क्या पहनना चाहिए? लाइब्रेरी की 3rd फ्लोर पर आना, मैं तुम्हारे लिए नया अग्रीमेंट ड्राफ्ट करूंगी। क्या देख रहे हो? ये मामला यहीं खत्म होता है। 9:50 AM। मैं एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग की 3rd फ्लोर वाले कॉरिडोर के आखिर में खड़ा था। जब CIA चिंग युएन कॉरिडोर के दूसरे सिरे से चलते हुए मेरी तरफ आई तो मैंने सिर उठाकर देखा। तुमने सचमुच वही सेम आउटफिट पहना है? और तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? कंफर्टेबल हैं, सारा सामान इसमें है। चिंग युएन ने उस मुड़े तुड़े पेपर बैग को पूरे 3 सेकंड्स तक देखा। ऐसा लगा जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन आखिर में चुप ही रही। उसने हाथ उठाकर हमारे सामने मौजूद डार्क ब्राउन डोर पर नॉक किया। कम इन। प्रिंसिपल का सरनेम चेन था। वह लगभग 50s में थे और गोल्ड रिम्ड ग्लासेस पहने हुए डॉक्यूमेंट्स का एक ढेर देख रहे थे। डेस्क के दूसरी तरफ पहले से ही 2 लोग बैठे थे, फैंग मिंग और उसके फादर फैंग होंग ई। हाँ, चिंग यू, मेरी नीस, अंकल फैंग। फैंग होंग ई के चेहरे की मुस्कान आधे सेकंड के लिए जम गई। और ये क्लासमेट टैंग होंगे, सही? हाँ यंग मैन, आज तुम्हें यहाँ बुलाने का कारण कल रात ऑनलाइन आए उस पोस्ट के बारे में बात करना है। लिटिल टैंग, चेयरमैन फैंग ने पहले ही स्कूल को पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन कर दी है। स्कूल ने उस पोस्ट की इन्वेस्टिगेशन कर ली है। वह पोस्ट फैंग फैमिली कंपनी के एक इंटर्न ने फैंग मिंग को इम्प्रेस करने के लिए अपनी मर्जी से पब्लिश की थी। मामला हैंडल किया जा चुका है। चेयरमैन फैंग पब्लिक स्टेटमेंट जारी करने, सच्चाई साफ करने और तुम्हारी रेप्यूटेशन को हुए नुकसान की कॉम्पेंसेशन देने के लिए भी तैयार हैं। मैंने एक नजर फैंग मिंग की तरफ डाली। यंग मास्टर दोनों हाथ बांधे हुए था और उसके चेहरे पर वही घमंडी स्mirk था। सब कुछ पहले से अरेंज हो चुका है। लगता है फैंग फैमिली को यह सब करने की अच्छी प्रैक्टिस है। प्रिंसिपल चेन, यस, क्या मैं आपका कंप्यूटर 3 मिनट्स के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ? प्रिंसिपल चेन एक पल के लिए चौंक गए और सहज रूप से अपना लैपटॉप मेरी तरफ सरका दिया। फांग होंग यी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैं अपना USB ड्राइव निकालकर लैपटॉप में लगाया और कुछ लाइंस ऑफ कमांड्स टाइप की। स्क्रीन पर एक साफ विंडो खुल गई। प्रिंसिपल चेन, चेयरमैन फैंग, कल रात 2:07 AM पर पब्लिश हुई उस पोस्ट का पोस्टिंग अकाउंट UID यही है। यह अकाउंट 1:48 AM पर रजिस्टर हुआ था। रजिस्टर्ड फोन नंबर इनक्रिप्ट किया गया था, लेकिन उसका ओरिजिनल नंबर 6371 पर खत्म होता है। दूसरी लाइन का डेटा बताता है कि पिछले 72 आवर्स में यह अकाउंट सिटी के ईस्ट साइड वाले शिंगवंग इंटरनेट कैफे की 2nd फ्लोर पर मौजूद PC हसन 7 से कुल 4 टाइम्स लॉग इन हुआ। फांग मिंग का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। ये चारों लॉग इन टाइम्स बिल्कुल वही हैं जब उन 6 बॉट अकाउंट्स ने कन्फेशन वॉल और बाकी 3 पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर स्मीयर आर्टिकल्स पब्लिश किए थे। मैंने फैंग होंग यी की तरफ देखा। चेयरमैन फैंग, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि यह सब आपकी कंपनी के एक इंटर्न ने अपनी मर्जी से किया था। लिटिल टैंग, टेक्निकल चीजों के मामले में सिर्फ तुम्हारी 1 साइडेड बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चेयरमैन फांग सही कह रहे हैं, इसीलिए मैंने यही पूरा डेटा स्कूल के नेटवर्क सेंटर को भी भेज दिया है। ये रहा उनका रिसीव्ड कन्फर्मेशन।
जो मुझे ठीक 10 मिनट्स पहले मिला है। लिटिल टैंग, तुम्हें ये डेटा मिला कहाँ से? मैंने इसे अपनी खुद की लिखी हुई स्क्रिप्ट से निकाला है। तुमने कहा था कि तुम कंप्यूटर साइंस के सॉफ्टमोर हो। हाँ, चेयरमैन फैंग, प्रिंसिपल चेन। आज टैंग चेन इस मामले में क्रिमिनल चार्जेस आगे नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन उस पोस्ट का वह हिस्सा जिसमें मेरे बारे में रूमर्स फैलाए गए, खासकर वह लाइन जिसमें कहा गया कि टैंग चेन ने कनेक्शंस के दम पर आगे बढ़कर यह सब हासिल किया, उस सेंटेंस का असली मतलब यह है कि शी फैमिली उसके पीछे खड़ी है। जरा सोचिए, जब मेरे फादर यह सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? और वे लोग जो हमेशा शी फैमिली की इक्विटी पर नजर लगाए बैठे हैं, वे क्या सोचेंगे? उसने एक और डॉक्यूमेंट टेबल पर रख दिया। यह फैंग फैमिली शेयर्स बायबैक का सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है, जिसे पिछले हफ्ते मेरे फादर ने अपने लॉयर से तैयार करवाया था। पहले प्राइस मार्केट वैल्यू का 60% था, लेकिन आज से इसे घटाकर 30% कर दिया गया है। चिंग युन, ये अंकल फैंग, आप जाकर ये बात मेरे फादर से डिस्कस कर सकते हैं। प्रिंसिपल चेन, आज की रुकावट के लिए माफ कीजिए। चलिए। टैंग चेन, हाँ, सच में तुम ही हो। मैं लिंची हूँ। 10 इयर्स पहले मेरे डैड मुझे अक्सर तुम्हारे घर खेलने के लिए लेकर आते थे। मुझे थोड़ा बहुत याद है। बहुत अच्छा। मैंने अभी अभी यहाँ ट्रांसफर लिया है। फाइनेंस डिपार्टमेंट की फ्रेशमैन हूँ। इतनी बड़ी कोइंसिडेंस होगी ये नहीं सोचा था। क्या मैं तुम्हारा वीचैट ऐड कर सकती हूँ? इतने साल हो गए, तुमसे बैठकर बात करने का मन है। जरूर, तो फिर मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। टैंग चेन, किसी दिन साथ में मील करेंगे और पुरानी बातें करेंगे। ओह, लिन यी, लिन जेनिंग, चेयरमैन ऑफ द लिन ग्रुप की बेटी। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? ये लिन यी, जिस तरह वह तुम्हारे पास आई, वह कुछ ज्यादा ही डिलिब्रेट लगा। तुम्हें लगता है उसका कोई अल्टीरियर मोटिव है? जिस तरह वह तुम्हें देख रही थी, उसे लग रहा था कि वह तुम्हें परस्यू करना चाहती है, लेकिन कुछ अजीब भी था। उसे दूर रहना। कम से कम तब तक जब तक मैं पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करके सब क्लियर न कर लूं। टैंग चेन, हाँ, तुम अपनी वह स्क्रिप्ट बेचोगे? नहीं, क्यों नहीं? वह स्क्रिप्ट मैंने फ्रेशमैन ईयर में लिखी थी। तब से अब तक मैं उसे 137 टाइम्स रिवाइज कर चुका हूँ। अगर मैं उसे तुम्हें बेच भी दूं तो तुम उसका क्या करोगी? एंटी फ्रॉड, एंटी डॉक्सिंग, कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस। इसकी मार्केट डिमांड बहुत बड़ी है। मार्केट डिमांड सच में बहुत बड़ी है, और यही वजह है कि मैं उसे बेच नहीं सकता। क्लासमेट सिया, अपने आप में वह स्क्रिप्ट ज्यादा से ज्यादा 200,000 की होगी, लेकिन अगर हम उसे एक कंप्लीट प्रोडक्ट स्वीट में बदल दें, उसे कंपनी के नाम पर रजिस्टर करें, फ्रंट एंड और बैक एंड पूरा डेवलप करें और उसे कमर्शियल क्रेडिट डेटाबेसेस से कनेक्ट कर दें, तो उसकी वैल्यू 8 फिगर्स तक पहुंच सकती है। तुम ये सब खुद करना चाहते हो? मैं किसी ऐसे इंसान को ढूंढना चाहता हूँ जो ये सब मेरे साथ करे। कौन? मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसकी तरफ देखा। वही मेरी तरफ से जवाब था। मिड समर की धूप गिंको लीव्स की कई परतों से छनकर नीचे आ रही थी और ट्री लाइंड पाथ पर टूटे हुए क्रिस्टल की तरह बिखर रही थी। घनी ब्रांचेस और लीव्स हल्के से झुक गई थीं, जैसे उनकी आंखों में छिपी झिझक और तेज धड़कनों को पूरी तरह ढक लेना चाहती हूँ। टैंग चेन, कल रात 2 AM से लेकर आज सुबह 10 AM तक तुम्हारी पूरी स्ट्रेटजी में कुल 8 आवर्स भी नहीं लगे। आईपी ढूंढना, एविडेंस इकट्ठा करना, प्रिंसिपल से अपॉइंटमेंट लेना, मेरे साथ कोऑर्डिनेट करना, डेटा का बैकअप नेटवर्क सेंटर में भेजना और मुझसे बायबैक एग्रीमेंट निकलवाना। हर स्टेप बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पर था। यह सब तुमने शुरू से प्लान कर रखा था, है ना? हाँ, तुम मेरे पास ही क्यों आए? क्योंकि जिस दिन तुमने वह एग्रीमेंट फाड़ा था, उसी दिन मैंने तुम्हारी टेबल पर रखे डॉक्यूमेंट का कवर देख लिया था। हैंगो साई कॉर्पोरेशन लीगल डिपार्टमेंट इंटर्नशिप मैनुअल। इस समर तुम अपने फादर की कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट में कंप्लायंस रिव्यूज पर इंटर्नशिप कर रही थीं। स्कूल लौटने के बाद तुमने अकेले कैंपस के पास की 2 स्मॉल कंपनीज का कंप्लायंस वर्क संभाला और अपना कंसल्टिंग ऑफिशियल अकाउंट भी चलाया। तुम्हारी लेटेस्ट पोस्ट सितंबर 4 को पब्लिश हुई थी। उसका टाइटल था 10 कॉमन कंप्लायंस माइनफील्ड्स फॉर स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेसेस अराउंड कैंपस। उस पर 2300 व्यूज आए थे। कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर एक कमेंट था, When is senior से starting her own company? I'll be the first to throw my money at it. तुम्हें मेरे अकाउंट का व्यू काउंट कैसे पता? मैंने सर्च किया था, बिकॉज मैं एक कंपनी शुरू करना चाहता हूँ। एंटी फ्रॉड और एंटी इंटरनेट वाटर आर्मीज, कमर्शियल एंटी फिशिंग टेक्नोलॉजी में दूंगा। शुरुआती इन्वेस्टमेंट, लीगल फ्रेमवर्क, कंप्लायंस रिव्यूज और सभी एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट्स तुम्हारी जिम्मेदारी होंगे। प्रॉफिट 50-50 बांटेंगे। ऑल राइट, मैं इस बारे में सोचूंगी। अगले 1 वीक में लिनी से मेरी कोइंसिडेंटल मुलाकातें अचानक बहुत बढ़ गईं। मुझे याद है तुमने कहा था कि तुम्हें अमेरिकानो पसंद है। टीचिंग बिल्डिंग के नीचे हम दोनों हर बार जैसे संयोग से टकरा जाते। मैं भी उसी तरफ जा रही हूँ, साथ चलते हैं। सीनियर, जूनियर लिन तुम्हारे साथ कितना अच्छा व्यवहार करती है। आज उसने मुझसे यह भी पूछा कि तुम्हें क्या खाना पसंद है। ब्रदर टैंग, तुम्हारी लक आखिर किस लेवल की है? अभी तक तुम एल्डेस्ट मिस शी को भी नहीं मना पाए और अब बगल वाली रिच गर्ल भी तुम्हारे पीछे पड़ी है। हाँ, लेकिन सच कहूं तो लिनी का लोगों के करीब आने का तरीका ऐसा था कि उससे नफरत करना मुश्किल था। वह न जरूरत से ज्यादा इंथुजियास्टिक होती थी, न ही कोल्ड और डिस्टेंट।
वह हमेशा बिल्कुल सही डिस्टेंस बनाए रखती थी। ऐसा लगता था जैसे उसे तुम में इंटरेस्ट है, लेकिन वह तुम्हें बिल्कुल भी प्रेशर महसूस नहीं होने देती। फिर भी मुझे हमेशा कुछ न कुछ अजीब लगता था। टैंग चेन, क्या देख रहे हो? मेरे हाथ एक पल के लिए रुक गए। स्क्रीन पर कॉर्पोरेट ऑडिटिंग प्रोसेस पर एक रिसर्च पेपर खुला हुआ था। बस पेपर के लिए कुछ देख रहा हूँ। क्या कोइंसिडेंस है? मेरे फादर की कंपनी का ऑडिट तो हमेशा होता रहता है। मुझे इस बारे में काफी कुछ पता है। चाहो तो मैं हेल्प कर सकती हूँ। जरूरत नहीं, मैं खुद हैंडल कर लूंगा। फिर उसने अचानक पूछा, बाय द वे टैंग चेन, तुम्हें याद है जब मैं पहले तुम्हारे घर आती थी? उस समय तुम्हारे फादर बहुत बिजी रहते थे। वे हमेशा अपने स्टडी रूम में देर रात तक काम करते रहते थे। थोड़ा बहुत याद है? मुझे याद है वे ऑडिटर थे, सही? हाँ, ऑडिटर थे। मैं हमेशा तुम्हें एक बात बताना चाहती थी। तुम्हारे पेरेंट्स के एक्सीडेंट से पहले मेरे फादर की कंपनी का एक प्रोजेक्ट ऑडिट चल रहा था। मैंने सुना था कि वह प्रोजेक्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। तुम्हारे फादर उसके लिए लगातार ऑल नाइटर्स कर रहे थे, और जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन भी मैंने सुना कि उन्होंने फिर देर रात तक काम किया था। मैं हमेशा सोचती रही, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे फादर की कंपनी के प्रोजेक्ट की वजह से तुम्हारे फादर बहुत ज्यादा थक गए हों और उनकी मेंटल स्टेट ठीक न रही हो? अगर सच में ऐसा है तो क्या उस समय लिन ग्रुप ने अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे फादर के कार एक्सीडेंट की वजह बनाई? वह सिर्फ बात नहीं कर रही थी, वह मुझे टेस्ट कर रही थी। ये जानना चाहती थी कि मुझे उस पुराने हादसे की सच्चाई पता है या नहीं। लिन फैमिली के लिए मेरे मन में क्या सोच है, और यहाँ तक कि मेरे पास कोई एविडेंस है या नहीं। लिन ये, मैं तुम्हारे फैमिली को दोष नहीं देता। सच में इतना समय बीत चुका है, जो हो गया उसे अतीत में ही रहने दो। ये सुनकर राहत मिली। मैं हमेशा डरती थी कि शायद तुम टैंग चेन, ऐसा सोचने के लिए थैंक यू। तो अब हम फ्रेंड्स हैं, सही? हाँ, फ्रेंड्स। उसके जाने के बाद मैंने फोन निकाला और शे चिंग युएन को मैसेज भेजा। वह निश्चित रूप से सस्पिशियस बिहेवियर कर रही है। तुमने उसे क्या जवाब दिया? मैंने कहा कि मैं उनके फैमिली को दोष नहीं देता और अतीत को अतीत में ही रहने देना चाहिए। झूठ बोलते समय तुम काफी कन्विंसिंग लगते हो। तुमसे ही सीखा है। ब्रो, क्या हुआ? मैं अभी हमारे पुराने घर के स्टोरेज कैबिनेट में थी। मॉम का छोड़ा हुआ फोटो एल्बम लेने गई थी। वहां मुझे एक यूएसबी ड्राइव मिला। कैसा यूएसबी ड्राइव? उस पर मॉम की हैंड राइटिंग है। लिखा है, फॉर अ चेन एंड यू ओपन दिस व्हेन यू आर ओल्डर। ब्रो, मैंने उसे कंप्यूटर में लगाकर देखने की कोशिश की, लेकिन पासवर्ड प्रॉम्प्ट आ गया और नीचे एक लाइन भी थी, सेल्फ डिस्ट्रक्ट्स आफ्टर 3 इनकरेक्ट अटेम्प्ट्स। तुम उसे बिल्कुल मत छूना। मैं अभी आता हूँ। कैंपस गेट से बाहर निकलते ही मेरी मुलाकात चिंग युएन से हो गई। उसने देखा कि मैं जल्दी में हूँ तो उसने खुद मुझे छोड़ने का फैसला किया। बैठो, मैं छोड़ देती हूँ। ड्राइवर सीट पर एक मिडिल एज्ड आदमी ब्लैक सूट पहने बैठा था। मिस, अंकल लिन, सिटी के साउथ वाले ओल्ड रेजिडेंशियल एरिया चलिए। मैं नेविगेशन भेज रही हूँ। तुम्हारे पास पर्सनल ड्राइवर भी है? हाँ, तो जब तुम क्लासेस के लिए यूनिवर्सिटी आती हो तब भी वह साथ आता है? वह सुबह 8 AM से रात 10 PM तक कैंपस गेट के बाहर कॉफी शॉप में बैठा रहता है। टैंग चेन, तुम्हारे पेरेंट्स का कार एक्सीडेंट वह 7 years पहले हुआ था, सही? हाँ, उस समय टैंग यू और मैं मिडिल स्कूल में थे। कार की विंडो के बाहर सिकमोर ट्रीज एक एक करके पीछे छूटते जा रहे थे। सियाचिंग युएन ने और कोई सवाल नहीं पूछा। उसने बस अपनी कोहनी विंडो पर टिका दी और पीछे छूटती हुई सड़क को चुपचाप देखती रही। लगभग 20 मिनट्स बाद कार सिटी के साउथ में बने पुराने रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के सामने आकर रुक गई। ब्रो, वह अंदर है। सिस्टर इन लॉ, मुझे सिस्टर कहो। ओह, हेलो सिस्टर। हाँ, पुराने घर में हल्की सी कैम्फर की खुशबू फैली हुई थी। वही मॉम की सबसे पसंदीदा खुशबू थी। लिविंग रूम की कॉफी टेबल पर एक गहरे भूरे रंग का वुडन बॉक्स रखा था। उसका लिड खुला हुआ था। अंदर सिर्फ एक अकेली यूएसबी ड्राइव रखी थी। उस पर लिखा था, फॉर अ चेन एंड यू ओपन दिस व्हेन यू आर ओल्डर। ब्रो, ये लैपटॉप। मैंने यूएसबी ड्राइव कंप्यूटर में लगाई। स्क्रीन पर पासवर्ड प्रॉम्प्ट आ गया। ब्लू बैकग्राउंड पर व्हाइट टेक्स्ट लिखा था, प्लीज एंटर पासवर्ड, 3 अटेम्प्ट्स रिमेनिंग, सेल्फ डिस्ट्रक्ट्स आफ्टर 3 इनकरेक्ट अटेम्प्ट्स। ये इंक्रिप्शन फॉर्मेट किस साल का है? ड्राइवर प्रोटोकॉल देखकर लगता है लगभग 2014 का है। उस समय मॉम अपनी कंपनी की CFO थी। शायद कंपनी की तरफ से इश्यू किया गया कस्टम ड्राइव होगा। यह सेल्फ डिस्ट्रक्ट क्लॉज सच में काम करता है? हाँ, यह हार्डवेयर ट्रिगर्ड है। इसका OS से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे पास सच में सिर्फ 3 अटेम्प्ट्स हैं। ब्रो, क्या किसी प्रोफेशनल को बुलाएं? कोई फायदा नहीं होगा। इस तरह की ड्राइव का सिर्फ एक ही लॉजिक पाथ होता है। 3 रॉन्ग पासवर्ड्स डालते ही मदरबोर्ड पर लगा छोटा सा सर्किट जल जाता है। सेल्फ डिस्ट्रक्ट चिप। इसे खोलने, डायरेक्ट रीड करने या बाईपास करने की कोई भी कोशिश उसी मैकेनिज्म को ट्रिगर कर देगी। तो फिर हम पासवर्ड गेस कैसे करेंगे? मैं स्क्रीन पर दिखाई दे रहे पासवर्ड प्रॉम्प्ट को घूरता रहा। मेरे हाथ जैसे वहीं रुक गए। चिंग युएन चुपचाप मेरे पीछे खड़ी रही। उस समय मॉम जब भी कोई कैबिनेट लॉक करती थीं, उनका पहला पासवर्ड हमेशा उनका बर्थडे होता था, 0317। हाँ, सही, यही बर्थडे है।
इनकरेक्ट पासवर्ड। टैंग यू का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। ये कैसे हो सकता है ब्रो? मॉम तो अपने ज्यादातर पासवर्ड्स में यही इस्तेमाल करती थी। उन्होंने खुद लिखा है, ओपन दिस व्हेन यूर ओल्डर। इस ड्राइव में जो भी छिपा है उसके लिए वह अपना रोज वाला पासवर्ड कभी इस्तेमाल नहीं करती। वह चाहती थी कि तुम खुद इसे समझो। हाँ, तो पासवर्ड शायद वही होगा जो वह चाहती थी कि तुम हमेशा याद रखो। मॉम को गार्डिनियास बहुत पसंद थे। हर साल मई में बैल्कनी में खिलते थे। उनका फेवरेट सॉन्ग भी वही था। हर बर्थडे पर उनकी सिर्फ एक ही विश होती थी, हम चारों हमेशा सेफ रहें। मैंने आंखें खोली और एक नंबर टाइप किया, 052, जिस दिन गार्डिनियास पहली बार खिले थे। ब्रो, अब और कोशिश मत करो, इसे यहीं रहने दो। चिंग युएन नीचे झुकी, टैंग यू को उठाकर सोफा पर बैठाया, फिर वापस आकर मेरे पीछे खड़ी हो गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। उसका हाथ ठंडा और हल्का था, लेकिन उसी पल मेरे अंदर जो डोर टूटने वाली थी वह जैसे फिर से संभल गई। टैंग चेन, हाँ, वह चीज जो वह चाहती थी कि तुम हमेशा याद रखो, शायद कोई खास दिन हो। वह दिन जब वह सबसे ज्यादा खुश थी। तभी मुझे याद आया, वह दिन जिस दिन टैंग यू और मेरा जन्म हुआ था। हॉस्पिटल के मेडिकल रिकॉर्ड कार्ड के कोने में मॉम ने रेड पेन से एक छोटी सी लाइन लिखी थी, टुडे इज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ। वह मेडिकल कार्ड आज भी मॉम के बेडरूम की ड्रॉर के बिल्कुल नीचे रखा हुआ था, जिस दिन उन्होंने मुझे और टैंग यू को जन्म दिया था, 19 सितंबर 2002। मैंने गहरी सांस ली, उंगलियां कीबोर्ड पर रखीं, 0919 टाइप किया और एंटर दबा दिया। स्क्रीन एक पल के लिए ब्लैक हो गई। फिर एक फोल्डर खुला, उसके अंदर सिर्फ एक वीडियो फाइल थी। फाइल का नाम सिर्फ 4 वर्ड्स था, अचेन यूयू। अचेन यूयू। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि मॉम अब इस दुनिया में नहीं है। मॉम जानती हैं कि तुम हमेशा यही सोचते रहे कि तुम्हारे फादर का कार एक्सीडेंट सिर्फ एक एक्सीडेंट था, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके पीछे लिन फैमिली थी, उसके पीछे लिन जेनिंग था। उस समय तुम्हारे फादर लिन ग्रुप के अकाउंट्स का ऑडिट कर रहे थे। उन्होंने 370 मिलियन का फंडिंग गैप पकड़ लिया था। वह पैसा लिन रियल एस्टेट के प्री सेल एस्क्रो अकाउंट से निकाला गया, फिर 7 शेल कंपनीज के जरिए घुमाया गया और आखिर में लिन जेनिंग के प्राइवेट ऑफशोर फंड में पहुंचा। तुम्हारे फादर ने सारे एविडेंस इकट्ठा कर लिए थे और रेगुलेटरी अथॉरिटीज को सबमिट करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सबमिट करने से ठीक एक रात पहले वह कार एक्सीडेंट हो गया। अचेन, मॉम जानती हैं कि तुम बहुत स्मार्ट हो। बचपन से ही तुम बाकी बच्चों से कहीं ज्यादा दूर तक सोचते थे, लेकिन मॉम तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती है, कोई जल्दबाजी मत करना। लिन जेनिंग पिछले 20 इयर्स से इस सिटी में अपना नेटवर्क बना चुका है। उसके पॉलिटिकल और बिजनेस दोनों जगह बहुत गहरे कनेक्शंस हैं। तुम्हारे फादर के पास जो भी एविडेंस था, एक्सीडेंट के बाद सब गायब हो गया। पिछले कुछ सालों से मॉम चुपचाप वही एविडेंस दोबारा इकट्ठा करती रही हैं। इस यूएसबी ड्राइव में इस वीडियो के अलावा एक और फोल्डर है। उसके अंदर वह सब कुछ है जो मॉम जुटा पाई, लेकिन मॉम जानती हैं यह अभी भी काफी नहीं है। इसमें सबसे अहम लिंक अभी भी मिसिंग है, उन 7 शेल कंपनीज की असली कंट्रोलर इन्फॉर्मेशन और ओरिजिनल ट्रांसफर वाउचर्स। मॉम उन्हें ढूंढ नहीं पाई, इसलिए मॉम ये काम तुम्हें सौंप रही है। एचएन, अगर किसी दिन तुम्हें लगे कि तुम इतने मजबूत हो गए हो कि यह सब पूरा कर सकते हो, तो मॉम और डैड के लिए इसे पूरा करना। लेकिन अगर तुम्हें लगे कि ये बहुत मुश्किल है या बहुत खतरनाक है, तो इस यूएसबी ड्राइव को डिस्ट्रॉय कर देना। मॉम तुम्हें कभी दोष नहीं देंगी। मॉम बस यही चाहती हैं कि तुम और टैंग यू हमेशा सेफ रहो। चिंग युएन का हाथ अब भी मेरे कंधे पर था। उसने उसे हटाया नहीं था। मैं उसकी उंगलियों का हल्का सा दबाव महसूस कर सकता था, जैसे वह देख रही हो कि मैं अब भी खुद को संभाले हुए हूं या नहीं, और मैं सचमुच खुद को संभाले हुए था। मैंने यूएसबी ड्राइव का दूसरा फोल्डर खोला। उसके अंदर कुल 47 फाइल्स थीं, स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट्स, स्क्रीनशॉट्स, ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस रिकॉर्ड्स, कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन चेंज इन्फॉर्मेशन और कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। मैंने लगभग 5 मिनट्स तक उन सभी फाइल्स की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देखी, फिर लैपटॉप बंद कर दिया। ब्रो, ये आदमी कौन है? लिन जेनिंग। लिन ग्रुप इस सिटी का सबसे बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर। उसके नीचे 4 लिस्टेड सब्सिडियरीज हैं। पिछले साल उनकी रेवेन्यू 20 बिलियन से ऊपर चली गई थी। चेयरमैन लिन जेनिंग म्यूनिसिपल सीपीपीसीसी के स्टैंडिंग कमेटी मेंबर हैं। लगातार 8 इयर्स से उनकी कंपनी सिटी के टॉप 3 टैक्स पेयर्स में रही है। तो अब हम क्या करेंगे? स्कूल वापस चलेंगे ब्रो, स्कूल वापस चलेंगे। ये ऐसा मामला नहीं है जिसे आज ही सुलझाया जा सके। तंगचेन, हाँ, लिन जेनिंग सोच भी नहीं सकती थी कि उसके पीछे वही होगा। मेरे फादर भी रियल एस्टेट सर्कल में हैं। उनका लिन ग्रुप के साथ प्रोजेक्ट्स पर 2 टाइम्स सामना हो चुका है। आखिरी बार 3 इयर्स पहले ओल्ड सिटी रेनोवेशन प्रोजेक्ट की जॉइंट बिड में। आखिर में प्रोजेक्ट लिन ग्रुप को मिल गया। उस समय मेरे फादर ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन घर लौटने के बाद उन्होंने अपनी डेस्क पर रखा लिन जेनिंग का बिजनेस कार्ड निकाला और सीधे श्रेडर में डाल दिया। तुम क्या कहना चाहती हो? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि लिन जेनिंग ऐसा इंसान नहीं है जिसे कोई आम आदमी छू भी सके। मुझे पता है। तो तुम क्या करने वाले हो? मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया। मेरी नजर उस यूएसबी ड्राइव पर गई जो अब भी मेरे हाथ में कसकर पकड़ी हुई थी।
मॉम की छोड़ी हुई वे 47 फाइल्स, मैंने अभी सिर्फ उन्हें ऊपर ऊपर से देखा था। उनमें ज्यादातर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था, बैंक स्टेटमेंट्स, कॉर्पोरेट चेंज रिकॉर्ड्स, ईमेल स्क्रीनशॉट्स। अगर हम अभी इन्हें पब्लिक कर भी दें तो ज्यादा से ज्यादा इतना साबित होगा कि फंड फ्लो में गड़बड़ी थी, लेकिन इनसे सीधे लिन जेनिंग तक नहीं पहुंचा जा सकता। मॉम ने सही कहा था, सबसे जरूरी लिंक अभी भी मिसिंग है। 7 शेल कंपनीज की असली कंट्रोलर इंफॉर्मेशन और ओरिजिनल ट्रांसफर वाउचर्स। 7 ईयर्स बीत चुके हैं, या तो वे नष्ट किए जा चुके होंगे या ऐसी जगह छिपे होंगे जहां तक मैं अभी नहीं पहुंच सकता। शेल कंपनीज की असली कंट्रोलर इंफॉर्मेशन, अगर ऑफिशियल चैनल से कॉर्पोरेट आर्काइव्स चेक भी करो तब भी कुछ नहीं मिलेगा। इस लेवल की ऑफशोर स्ट्रक्चरिंग में डोमेस्टिक कॉर्पोरेट सिस्टम्स सिर्फ नॉमिनीज का रजिस्ट्रेशन रखते हैं। जिन लोगों का असली कंट्रोल होता है उनकी इंफॉर्मेशन ओवरसीज रजिस्ट्रीज के आर्काइव्स में छिपी रहती है। तो फिर तुम उन्हें ढूंढोगे कैसे? तुमने मुझसे पहले पूछा था कि क्या मैं अपनी स्क्रिप्ट बेचूंगा। हाँ, मेरी स्क्रिप्ट की असली ताकत डेटा ट्रैकिंग है। इंटरनेट वॉच